हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेंस के बारे में बात करेंगे। प्री के बारे में हमने काफ़ी पहले ही चर्चा कर ली है, क्योंकि बहुत दिन से इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और अब तक नहीं आ पाया है। और यूपी पीसीएस प्री का भी रिजल्ट आया, तो हो सकता है जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के पहले ये एग्ज़ाम जो है पूरा हो जाएगा। तो इसी साल में तो ये एग्ज़ाम होना है और इसकी तैयारी करने के लिए मिनिमम 3 महीने तो चाहिए, अगर आप पूरा अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मेंस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेपर होता है, किस किस दिन पे कंडक्ट होता है, ये एक दिन में कितने पेपर होते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मेंस की बात करें। प्री में तो 2 पेपर होते हैं, आपको पता होगा। 140 नंबर का 140 क्वेश्चन का जीएस का पेपर होता है, जो कि 140 नंबर का ही होता है, 140 ही क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी का होता है, हिंदी का 60 क्वेश्चन रहता है और 60 नंबर का रहता है। टोटल 200 नंबर का प्री का पेपर होता है, जिसका मेरिट में कोई मतलब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस देना होता है, मेरिट में वो काउंट नहीं होता है प्री वाला। मेंस वाले की बात करें तो ये पेपर जो है 2 दिन में कंडक्ट होता है। 2 दिन में होगा। कौन कौन सा? पहले दिन के पेपर का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहले दिन में जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस का ही पेपर होता है और ये ऑप्शंस वाइज होता है, कोई सब्जेक्टिव पेपर इसमें नहीं होता है। और इस जीएस के पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं। जो प्री में होते थे जीएस में वो 140 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे। 120 नंबर का ही होगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का टाइम होगा। पहले दिन की ये बात है। और जब तक ये प्री का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक मेंस के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद प्री के लिए पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर आप एक बार प्री क्लियर कर लेते हैं तो मेंस में भी काफ़ी दिक्कत आती है। फिर बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पेपर की। पहले ही दिन की बात यहाँ पे हो रही है। पहला पेपर हुआ आपका जीएस का, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर हुआ, 120 क्वेश्चन थे। सेकंड पेपर जो होता है वो ड्राफ्टिंग का होता है, यानी सामान्य हिंदी और आलेखन का जो पेपर होता है। इसमें जो है मार्क्स होते हैं 120 नंबर का पेपर होता है। टाइम होता है 2.5 घंटे का। अभी जो हमने जीएस डिस्कस किया था, ये जीएस का लेवल वही होता है जो आपने प्री में दिया होगा। तो जीएस एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं, चाहे प्री के लिए या मेंस के लिए, तो जीएस दोनों में काम आएगा। और प्री का जीएस टफ होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्री के लिए जीएस में बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सेकंड पेपर में यहाँ पर हिंदी आलेखन जो है उसी दिन सेम दिन होगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले तो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये सब होगा 21 नंबर में। एक गद्यांश दिया होगा, उसमें कुछ रेखांकित शब्द भी होंगे। जैसे हम अपना 10th और 12th अगर आपने हिंदी लिया होगा तो हिंदी में व्याख्या करने को आता है किसी गद्यांश की, तो वो उसमें गद्यांश लिखा होगा, उसको अपने शब्दों में लिखना होगा, बस इजी लैंग्वेज में लिखना होगा। तो इस तरह का ये आएगा। उसका शीर्षक बताना होगा। टोटल कहीं सारांश लिखने को दिया होगा, कहीं पे क्वेश्चन दिया होगा कि जो रेखांकित है इसकी सिर्फ एक लाइन की ही सिर्फ व्याख्या करनी होती है, एक वाक्य की व्याख्या करनी होती है। तो उस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है ये इसी पेपर का है सब, ये सामान्य हिंदी और आलेखन का ही। पत्र का सारणी रूप लिखना होगा। तो सारणी में एक पत्र को दिखाना होगा, वो शासकीय पत्र होगा, कोई अर्धशासकीय पत्र होगा, उसको सारणी के माध्यम से व्यक्त करना होगा। सभी चीज़ें सारणी इसलिए होती है कि आपको बार बार देखना ना पड़े, पूरा पत्र जो है पढ़ना ना पड़े, मेन बात जो है एक साथ पता चल जाए। तो इसीलिए सारणी रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है पत्र को। 15 नंबर में ये आता है। ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ही, सब डिस्कस करेंगे। चलिए थर्ड जो है, थर्ड में क्या पूछा जाता है, तो पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन जो है 24 नंबर का आता है। ये सारणी रूप 15 नंबर का, पत्र लेखन 24 नंबर का। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट है शासकीय या फिर अर्धशासकीय पत्र, दोनों में से आपको कोई एक लिखना होता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि शासकीय पत्र की परिभाषा दीजिए, तो इसमें आपको परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी। और किसी में पूछा जाता है प्रारूप सहित परिभाषा दीजिए। तो प्रारूप कैसे होगा? प्रारूप में अगर पूछा जाए आपसे, और इतना टाइम नहीं रहता है कि अगर प्रारूप पूछा जाए तो आप उसका उदाहरण भी लिखें, सिर्फ प्रारूप लिखना है, जो डैश डैश करके प्रारूप लिखा जाता है। जो मेन बात होती है, कहाँ पे भवदीय लिखा जाता है, कहाँ पे संबोधन, कहाँ पे दिनांक डाला जाता है, तो वो पूरा प्रारूप होता है। सेम टू सेम आपको वो याद करना पड़ेगा। और अगर लिखा रहे कि उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो आपको उदाहरण लिखना है, फिर प्रारूप नहीं लिखना है। तो इस तरह से जो है, चाहे अर्धशासकीय या फिर शासकीय, या फिर आपको स्लैश करके ऐसे लिखा रहता है, इनमें से कोई एक लिखिए। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, तीनों में से कोई एक ही लिखना होता है। तो ये वाला हो गया। इसमें भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा सहित प्रारूप, या फिर परिभाषा सहित उसका उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या फिर कोई एक पत्र का प्रारूप दे दिया गया कि आपको इनको पत्र लिखना है। जैसे किसी लेवल से, किसी पद से किसी पद को आपको सूचित करना है, या फिर कोई चीज़, कोई सूचना मांगनी है, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन वगैरह का टिप्पण, प्रतिवेदन या अनुस्मारक, तीनों में से कोई एक लिखना होता है।
ये टोटल जो है 24 नंबर का होता है, 8 नंबर का मतलब एक पार्ट होता है, 8 3 24 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये सब सेम ही पेपर की बात हो रही है। परिभाषित शब्दावली पूछी जाती है, प्रशासनिक या फिर वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें दो तरह से ट्रांसलेशन को बोला जाता है, एक तो अंग्रेजी से हिंदी, दूसरा हिंदी से अंग्रेजी। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते, आपको अपने आप से पता करना होगा कि इसका हिंदी क्या होगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा। तो इसमें इस तरह के मतलब जो शब्द होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन हो गया, इसको क्या बोला जाता है, विज्ञप्ति को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने मतलब आपके प्रशासन से संबंधित चीज़ें होंगी। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऐसे शब्द होते हैं जो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, आप कहीं से भी सर्च करेंगे या फिर हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। 10-10 नंबर का ये होता है, 5 शब्द इसके आते हैं, 5 शब्द इसके आते हैं, 2-2 नंबर के। और उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ आता है, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव ये पूरा पेपर होता है। ये जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है पूरा सब्जेक्टिव होता है, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होते हैं। तो 5 ये पूछे जाते हैं, उसका अर्थ लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो 5 पूछे जाते हैं 10 नंबर का, मतलब एक जो है मुहावरा लोकोक्ति जो होती है 2 नंबर की होती है। फिर कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इतना खास यहाँ पर रोल नहीं रहेगा कंप्यूटर का। तो ये ड्राफ्टिंग वाला पेपर हो गया। पहला जो हुआ था वो जीएस का पेपर हुआ था, फिर यहाँ पे गैप मिलता है, लंच होता है, फिर ये जो सेकंड पेपर है ये होता है। सेकंड पेपर के बाद ही मतलब लंच के बाद सेकंड पेपर हुआ, सेकंड पेपर में 5 मिनट के ही बाद ही जो है तीसरा पेपर मिल जाता है। ये जो तीसरा वाला पेपर है ये तुरंत ही मिल जाता है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। यहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का ये पेपर होता है। जैसे प्री में होता था जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे 1-1 नंबर के, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 30 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो 30 क्वेश्चन है ये 60 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। और कितने टॉपिक पूछे जाते हैं, तो ये जो है 5 टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला तो विलोम शब्द है, 6 क्वेश्चन इसके रहते हैं विलोम के, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 12 नंबर। वाक्य और वर्तनी शुद्धि इसमें आता है, 6 वाक्य दिए रहते हैं और 12 नंबर का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इतने ही नंबर का, मतलब 12 नंबर का होता है। फिर तत्सम तद्भव 12 नंबर का, विशेष विशेषण 12 नंबर का, 6-6 शब्द यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया थर्ड पेपर का, जो मतलब ये सब पहले ही दिन की बात है। 3 पेपर हुए पहले दिन, पहले जीएस का हुआ, फिर लंच हुआ, फिर 2 पेपर हुए। पहला एक बार पेपर दिया गया, थोड़ा सा ब्रेक, मतलब वहीं पे बैठे बैठे ही तीसरा पेपर भी पकड़ा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट डे की। ये जो पहला वाला दिन है ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो दूसरा दिन के लिए आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा निबंध के लिए। तो जितनी प्रैक्टिस करनी है पहले ही कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन पहला वाला पेपर होता है। उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन जो है निबंध का पेपर होता है, 120 नंबर का, 3 घंटे का टाइम होता है। और इसमें पहला जो टॉपिक होता है उसमें 3 मतलब एक प्रश्न के अंतर्गत 3 टॉपिक दिए होते हैं। इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक ही करना होता है। ये तीनों टॉपिक किस किस क्षेत्र से संबंधित होंगे, तो पहला जो है साहित्य और संस्कृति से संबंधित होता है डायरेक्टली। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र से कोई भी सामाजिक मुद्दा उठा के दे दिया जाता है, या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा जो है। ये तीनों मतलब टॉपिक दिए रहते हैं, इनमें से कोई एक ही करना रहता है। तो आप मतलब वर्ड से ये देख लीजिए कि 600 शब्द इसकी सीमा रहती है, 600 शब्द के अंतर्गत ये लिखा जाता है पूरा निबंध। और 3 घंटे में मतलब 1 घंटे में एक निबंध आप लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से अपना टाइम बाउंड एकदम करके इसको लिखना है कि 3 ही निबंध लिखना है और 3 घंटे में लिखना है प्रॉपर। किस तरह से कब भूमिका शुरू करनी, कब उसका उपसंहार कर देना है, इस तरह से लिखना है। और ये जो है एग्ज़ाम के पहले, जैसे आप प्री का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो मैं 10 निबंध आपको बताऊंगी, वही 10 निबंध आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो है मतलब इसी में से फंस जाएगा आपका। फिर दूसरे में भी 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, या फिर आर्थिक क्षेत्र, या फिर कृषि और व्यापार। तीनों में से एक करना होता है। और कोशिश करिएगा कि वो निबंध चूज़ करिए जो बहुत ज़्यादा सिंपल ना हो। लेकिन ये नहीं कि आपने मतलब टफ़ वाला चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप निबंध को ही गलत सलत कुछ भी लिख दें। लेकिन जो कॉमन सब लोग लिखते हैं उससे अलग थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे, पहले से अगर प्रैक्टिस रहती है तभी लिखिए, नहीं तो कॉमन वाला ही चूज़ करिए, उसको ही अच्छे से लिखिए। तो अगर पहले से शुरुआत में जो है थोड़ा सा टफ़ चूज़ किया जाता है तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि आपने मतलब वो जब कॉपी चेक करते करते बोर हो जाता है एक ही निबंध पढ़ पढ़ के, तो उसका जो लेवल है माइंड का एक सेम निबंध के लिए वो उठ जाता है। और आप अगर थोड़ा सा अलग टॉपिक लेते हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो उसका जो है थोड़ा शुरुआत में उसका माइंड सेट जो है अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ पर तीसरा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या फिर जो प्राकृतिक आपदा है, इन्हीं में से कोई एक आपदा पूछ ली जाती है, इसके ऊपर निबंध लिखना होता है। और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहा होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा चीज़ें जो चलती हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे
यूक्रेन रशिया वॉर वाला, या फिर जो अभी पनडुब्बी डूब गई उसके बारे में, या फिर इंडिया के संदर्भ में देखें जो यूसीसी की लागू होने की बात की जा रही है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय विकास योजना, कोई भी योजना अभी जैसे रिसेंट में अगर चर्चा में होती है, बजट में पेश की गई है, उस योजना के बारे में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लाभ हानि, या फिर आपका क्या व्यू है उस पर, तो इस तरह से निबंध पूछे जाते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा जो आपको सुटेबल लगे उस टाइम पे, जो आप कर पाएँ उस टाइम पे। अगर जितना एक रफ पेज पे लिख लीजिए साइड में कि कितना कितना आप किसके बारे में पॉइंट इकट्ठा कर पा रहे हैं, उसी पे निबंध लिखना होता है। तो जब तक यहाँ पर प्री का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम थोड़ा बहुत मेंस की ही तैयारी करेंगे। और अगर आपको RO वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो भी दे दिए जाएंगे और जो टेस्ट हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फिर हम प्री के लेवल पर जो है अच्छी तैयारी चालू कर देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।